तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में, जिसमें हम कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की किताब है, जो कि इसमें भूगोल की 3 किताबें हैं, तो जो इसमें तीसरी किताब है जिसका टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। 1 से लेकर के 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं हमने। उसमें भूगोल एनसीईआरटी रिव्यू भूगोल कक्षा 11 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से वो आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर के वीडियो को, चूँकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको बड़ी आसानी से 10 से 12 मिनट में कवर कर दूंगा। और इस चैप्टर को देखने के बाद में मैं दावे से चीज़ कह सकता हूँ कि आपको कुछ नई ऐसी चीज़ें ज़रूर जानने को मिलेंगी, जो चीज़ें आपने हो सकता है आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उनको पहली बार यहाँ पर देखो। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, अगर उनसे भी आप इनमें से कुछ शब्दावलियों के बारे में पूछेंगे तो हो सकता है उनको भी कुछ पलों के लिए सोचना पड़े कि आखिर आप उनसे क्या चीज़ पूछ रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, क्योंकि आप जानते हैं कि भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत नामक किताब है, इसमें ज़्यादातर जो फिजिकल जियोग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया गया। ऐसे में ये फैक्चुअल लिहाज से तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर किताब है। अब देखिए, इसको मैं आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ और इसको थोड़ा समझाना शुरू करता हूँ। इस चैप्टर का जो शुरुआत इससे यहाँ से हुई है कि चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति है क्या। ठीक है, हम लोग भी हमेशा अपने आम भाषा में भू आकृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में भू आकृति होता क्या है। तो दोस्तों, जो छोटे छोटे या फिर जो मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। तो अब आप कहोगे कि अगर छोटे छोटे मध्यम खंडों को भू आकृति कहते हैं, तो फिर भू दृश्य क्या होता है। तो दोस्तों, जब बहुत सी भू आकृतियां मिल जाती हैं तो भू दृश्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भू दृश्य का। अब पहली चीज तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात यही पता चल गई कि भू दृश्य और भू आकृति में अंतर क्या होता है। ऐसे हम नॉर्मल सुनने में लगता है कि दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है। भू आकृति जो होता है, ये छोटे से मध्यम आकार के भूखंड होते हैं, और यही भू आकृतियां जब कई सारी मिल जाती हैं, उससे जिस चीज का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं भूदृश्य। ठीक है। अब दोस्तों, क्या होता है कि भूदृश्य बदलते कैसे हैं या भूदृश्य का निर्धारण कैसे होता है। तो जलवायु संबंधी बदलाव, वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचालन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से, या फिर स्वयं प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां क्या होती हैं, रूपांतरित होती हैं। यानी कि भू आकृतियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। ये जो रीजन इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं, वो रीजन जैसे कि आपका जलवायु संबंधी बदलाव हो गया, ठीक है, वायु राशियों का या तो ऊर्ध्वाधर या तो क्षैतिज दिशा में जो संचलन हो गया, यानी कि जो हवा जो है, तमाम सारी जो हवाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर चल रही हैं या क्षैतिज चल रही हैं, इनकी वजह से क्या होता है, भू जो आकृतियां होती हैं उनमें बदलाव होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भू आकृतियों का बदलाव में सबसे जो बड़े बड़े मेजर चंक्स हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज आती है जो सबसे ज्यादा भू आकृतिक चेंजेज में, वो उसका टाइटल होता है प्रवाहित जल। जल कैसे भू आकृतियों का परिवर्तन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलने वाली है। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, रेन ज्यादा होती है। प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। कैसे, प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। यानी कि एक तो वो जो एकदम पतले आकार में ऐसे बहता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक वो जो केवल एक लाइन में रैखिक ही बह रहा है, घाटियों से, रिफ्ट वैलीज से होकर के बह रहा है। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छी चीज यहां से पता चलेगी। बताता हूं मैं आपको क्या। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है, और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकार की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि निक्षेपण किस तत्व पर सबसे ज़्यादा निर्धारित करेगा, तो जितना ज़्यादा ढाल उसको मिलेगा उतना ज़्यादा प्रवाह जो वो निक्षेपण होगा वो कम होगा, और जितना ढाल कम होगा निक्षेपण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो निक्षेपण है वो ढाल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल
समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदानों में क्या होती हैं, ये परिवर्तित हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं ये समतल मैदानों में परिवर्तित कैसे हो जाती हैं, हाउ इट चेंज। तो ये एक बात आप याद रखिएगा कि जब ढाल धीमा पड़ेगा तो निक्षेपण क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो घाटियाँ होंगी और जो पहाड़ियाँ होंगी यहाँ पर जब निक्षेपण से ये क्या होंगी, पूरी तरीके से भर जाएंगी। तो जब भर जाएंगी तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होगा, यहाँ पर मैदानों का क्या होता चला जाएगा, निर्माण होता चला जाएगा। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अपवाह किस प्रकार से मैदानों का निर्माण करता है, तो आप समझ जाएंगे कि नदियों से कैसे मैदानों का निर्माण होता है। नदियाँ क्या करती हैं, जो घाटियाँ होती हैं उनको अवसादों से भर देती हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको उससे ढक लेती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, समतल मैदानों का निर्माण यहाँ पर होता चला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ओवरलैंड फ्लो की, यानी कि स्थलगत प्रवाह की। तो स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों में हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। इन अवनलिकाओं में कालांतर में गहरी, अधिक चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर के एक दूसरे में समाहित होकर के घाटियों का पूरा एक जाल बना लेती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद जो है पड़ जाती है। इस प्रकार से अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल होते नहीं जाते। अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनको मोनाडनोक कहते हैं। अब इतना मैंने पूरी जो कहानी पढ़ करके सुनाया आपको, वो सिर्फ ये बताने के लिए सुनाया आपको कि मोनाडनोक होता क्या है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो वो मोनाडनोक के बारे में आपको नहीं बता पाएगा। और इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन कहते हैं। पेनी प्लेन के बारे में भी हो सकता है आप आज पहली बार सुन रहे हो। तो ये तमाम सारी एनसीईआरटी की जो खूबसूरती होती है कि जो चीज़ें आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती हैं। तो क्या होता है कि नदी के अपरदन द्वारा जो इस प्रकार के मैदान बनते हैं, संप्राय मैदान बनते हैं, इनको पेनी प्लेन कहा जाता है। तो पेनी प्लेन और मोनाडनोक, ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन इसलिए किया है, इसको हाईलाइट नहीं किया बल्कि अंडरलाइन किया क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। मोनाडनोक और पेनी प्लेन को समझने का कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि स्थलगत प्रवाह में अपरदन, जो परत अपरदन के कारण से स्थलगत प्रवाह जो होता है वो क्या होता है कि आपका परत अपरदन के कारण से होता है, तब तक आपको मोनाडनोक के बारे में और पेनी प्लेन के बारे में समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यूथ में क्या होता है इसके बाद में जब ये फिर प्रौढ़ावस्था में आती है, वृद्धावस्था में आती है तो क्या होता है। देखो, जब यूथ में आती है तो इसमें खाली एक चीज याद रखो कि नदी जब अपने यूथ में होती है तो ये उथली वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी घाटी बनाती है? वी आकार की, लेकिन कैसी? उथली। और उसी में जब ये प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है, जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये वी आकार की घाटी बनाती है तब भी, लेकिन तब गहरी घाटी बनाती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो नदियां जब उतरती हैं तो वो वी आकार की घाटी में होती है लेकिन उथली घाटी में होती है। वही नदियां जब अपनी प्रौढ़ावस्था में मैच्योर सिचुएशन में पहुंचती हैं तो वी आकार की घाटी में बहती हैं लेकिन गहराई में बहने लगती है। और इस जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो यहाँ पर जलप्रपात और शिप्रिकाएं क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो अगर कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किस अवस्था में जाकर के नदियों से जलप्रपात और शिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं, तो जब ये प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है तो वहां से क्या होती है? नदियों से जलप्रपात और शिप्रिकाएं पूरी तरीके से लुप्त हो जाती हैं। लास्ट में बात आती है ओल्डेस्ट सिचुएशन की। ओल्ड सिचुएशन में क्या होता है? यहाँ पर ये गोखुर का निर्माण, विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, ये सब वृद्धावस्था में अपनी बनाते में। मैं आपको बताऊंगा कि गोखुर या फिर जो छाणन झील होती है वो एक्चुअली में होती क्या है। अब बताते हैं अपर्दित स्थल रूप के बारे में। अपर्दित स्थल रूप में क्या होता है कि जैसे आपकी घाटियां होती हैं, घाटियां क्या होता है? पहले छोटी छोटी क्षुद्र सरिताएं होती हैं, फिर यही क्षुद्र सरिताएं यानी कि नदियां जो होती है धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं और ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी और चौड़ी लंबी होती जाती हैं, यही घाटी बन जाती है। एक घाटी यहाँ पर आप देखिए, एक घाटी है आपकी होगेनकेकल धर्मपुरी तमिलनाडु की है, जहाँ पर गार्ज के रूप में कावेरी की एक नदी घाटी, इसको देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये काट करके नदियाँ इसको इस तरीके से बना देती है।
यूएसए का एक देखिए आप कोलोराडो का, यहाँ पर आप देखेंगे गंभीरीभूत विसर्प लूप है जो इस घाटी के कैनेडियन जैसे सोपान के सदृश पांचवी ढाल को दर्शाता है। देखिए इसमें इस तरफ से पानी आता है, ऐसे आकर के ऐसे घूम करके ऐसे होते ऐसे चला जाता है, तो एक विसर्प जैसे ले लेता है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर कैनेडियन सोपान जो है उसका पांचवी ढाल देखिए, तो ये पांचवी ढाल को यहाँ पर दिखाता है। वही यहाँ पर जल गर्तिका, फिर अवनमित कुंड के बारे में इन्होंने बताया, मैंने पूरा आपको अंडरलाइन कर दिया, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका डाउनलोड जो है आपको वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक जो होगा और जो इसका वो होगा आपको पासवर्ड होगा ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ पर नदी का ढाल बहुत मंद होता है। तो अब आपसे कभी अगर ये पूछा जाए कि नदी विसर्प जो होते हैं वो मैदानों और डेल्टाई मैदानों पर क्यों पाए जाते हैं, तो इसका कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पर नदी का ढाल बहुत मंद होता है। इससे एक बात हमको ये भी पता चलती है कि जहाँ पर नदी का ढाल मंद नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ मैदान और डेल्टा जो होंगे ये नहीं पाए जाएंगे। तो डेल्टा और बाढ़ मैदानों के लिए ये जरूरी है कि नदी का जो बहाव हो वो थोड़ा सा धीमा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डेल्टा जो आप इतना सुनते रहते हैं, डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरी, आपने ट्रिब्यूटरी के बारे में तो सुना होगा लेकिन कई बार आपने जल वितरिका को शायद हो सकता है छोड़ दिया। तो जो अब सहायक नदी होती है, सहायक नदी में क्या होती है, एक नदी बह की जा रही, दूसरी नदी आके इसमें मिल गई। और वितरिका क्या होती है कि एक नदी बहती जा रही, पता चला ये आगे जाकर के ऐसे दो धाराओं में बट गई। जैसे आपने हुगली का नाम सुना होगा, तो हुगली क्या है, हुगली गंगा की ही एक धारा है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जल वितरिका है, ठीक है, ये होती जल वितरिका। अब बात आती है डेल्टा की, तो डेल्टा आप लोग जानते होंगे, डेल्टा का मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का निशान सभी लोगों ने देख रखा होगा, ये देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश का डेल्टा है, एक सैटेलाइट पिक्चर देखिए। तो यहाँ पर नदी एक इस भाग में बह गई, एक इस भाग में बह गई और बीच में इसने निक्षेप पूरा यहाँ पर लगा दिया, तो ये थोड़ा सा देखिए त्रिशंकु आकार का बन जाता है, इसीलिए इसको डेल्टा कहा जाता है यहाँ पर, है ठीक है। उसकी परिभाषा है वहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में देखिए गोखुर या फिर छाणन झील यहाँ पर देख लीजिए। देखो होता क्या कि जो नदी होती है, जैसे नदी ऐसे 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 बहते चली जा रही है, देखो जब इसमें कभी बाढ़ आई तो यह नदी क्या करती है, अपना स्थान बदल लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है और यहाँ से ऐसे बह करके जाने लगी, ऐसे ऐसे बह करके जाने लगी, ठीक है। तो पहले नदी ऐसे ऐसे बहा करती थी, ऐसे ऐसे बहा करती थी, फिर क्या हुआ, नदी में पानी कम हुआ, इसने इधर कटाव किया, अब इसने रास्ता बदल लिया, अब ये इधर से इसे बह करके जाने लगी। तो ये देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले यहाँ से बहती थी लेकिन अब ये रास्ता बदल के ऐसे सीधे बहने लगी, अब ये यहाँ पर गया छूट, तो यहाँ पर ये जो छूट जाता है तो यहाँ पर जो जल भराव क्षेत्र होता है इसी को गोखुर या फिर छाणन झील या फिर जो है आपको ये कहा जाता है, ठीक है। छाणन झील या फिर गोखुर जो झील है वो इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। गोखुर झील देखिए हमने यहाँ पर बना दिया। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे होता है, पहले नदी क्या होती थी, ऐसे जाकर के ऐसे बहती थी, बाद में क्या हुआ, नदी यहाँ से यहाँ सीधे से बहने लगी, अब इसने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, ये इसकी छाणन झील यहाँ पर बन जाती है। छाणन झील जो है इसको समझ लीजिए, कई बार पूछा जाता है सवाल, ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको हाईलाइट भी कर दिया है कि जो छाणन झील है उसको। अब यहाँ पर देखिए कंदराएँ, ठीक है, कंदराएँ क्या होती है, कंदराएँ होती हैं वो कि लंबे और जो तंग विस्तृत रास्ते होते हैं उनको हम लोग कंदरा कहते हैं, गुफा के जैसे ये भी होते हैं। हिमनद क्या होता है, तो हिमनद दोस्तों क्या होता है कि बर्फ की पूरी नदी होती है, इसमें हिम प्रवाह पर्वतीय ढालों से रैखिक प्रवाह के रूप में होता है, ठीक है। हमारे देश में तमाम सारे हिमनद हैं जो हिमालयी पर्वतीय ढालों से बहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। आप जानते होंगे यहाँ पर कि जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग गोमुख से होता है वहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है वो अलकपुरी हिमनद से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, यहीं से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोनों क्या होते हैं, वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी, और जो आपका अलकापुरी हिमनद है उससे निकलती है अलकनंदा। तो दोनों हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं जो गंगा नदी आपकी यहाँ पर बह करके आती है। तो ये होते हैं आपके हिमनद। देखिए घाटी में हिमनद, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर तस्वीर बनी हुई, आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, थोड़ा बड़ा पीडीएफ फाइल भी इसकी बड़ी है, करीब 24-25 MB की होगी। देखिए इसमें चित्र के माध्यम से समझाएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इन्होंने जो सारी चीज़ें दिया है। देखिए देखिए काल है, ये देखिए सरंग यहाँ पर बन जाते हैं, ये देखिए अरेत है, ठीक है, दोनों दो पहाड़ों के बीच में जगह बन जाती है। निलंबी घाटी है, देखिए यहाँ से जब जलाता रहता है यहाँ पर आकर के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सर्क बन जाते हैं, ऐसे तमाम सारे। तो ये इन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को जो चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। हिमनद के पिघलने से जल से भरी जो झील होती है, इन्हीं झीलों को क्या कहते हैं, सर्क झील या फिर टार्न झील कहते हैं। टार्न झील भी शायद आप पहली बार यहाँ पर सुने होंगे, सर्क या फिर टार्न झील के बारे में। फियोर्ड को पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। गहरी समुद्री तटों में जब जल भर जाता है तो जो समुद्र की तट रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है, फियोर्ड कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे चैप्टर लगा, मैंने तो इसको बहुत पूरा मतलब पढ़ा है एकदम, तभी मैंने इसको इतना हाईलाइट किया, लेकिन मैंने इसको काफ़ी ध्यान लगा करके पढ़ा क्योंकि इसकी शब्दावली मुझे खुद काफ़ी सरप्राइज करी है
और बहुत अच्छी जो है यहाँ पर इसके अंदर चीज़ें जो है मुझे जानने को मिली। आप लोग आल्प्स पर्वत के बारे में जानते होंगे, ठीक है। आल्प पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैटरहार्न, नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को तो आप लोग जानते ही जानते होंगे। ये दोनों क्या है, ये हार्न है, हार्न अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया है। अब आल्प्स पर्वत की आपको सबसे ऊंची चोटी अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए क्या है उसका नाम है, उसका नाम है मैटरहार्न। मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आल्प्स पर्वत जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। बात आती हिमोड़ की। हिमोड़ हिमनद टिल या फिर गोलास्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें हैं जिनको क्या कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है। तो हिमनद और हिमोड़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को आपको समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी यहाँ पर है, ठीक है। एस्कर क्या होते हैं, ड्रमलिन क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तरंग और धाराएं किस तरीके से स्थल रूप को प्रभावित करेंगी, ये है। निम्न अवसादी तट किस तरीके से प्रभावित करते हैं। हमारे देश का जो पश्चिमी तट है दोस्तों, ये ऊंचा चट्टानी निवर्तन यानी कि पूरा देखेंगे रिट्रैक्टिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप एक किताब पढ़ सकते हैं, भौतिक भारत का भौतिक पर्यावरण किताब, ठीक है। इसी में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं के संबंध में विशिष्ट अंतर क्या है, यहाँ से आप पढ़ेंगे। भृगु क्या है यानी कि क्लिफ जिसको आप बोलते हैं, वेदिकाएं क्या है, ठीक है, कंदराएं क्या है, स्टैग क्या है। अभी देखा होगा आप लोगों ने, महाराष्ट्र से एक तस्वीर आई है जहाँ पर तूफान के जो अभी आया हुआ है हमारा तूफान ताउते के बाद में काफ़ी सारा चीज़ों का नुकसान जो है वहाँ पर हो गया है। निक्षेपित स्थल रूप में जैसे पुलिन क्या होते हैं, टिब्बे क्या होते हैं, ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पवनें किस तरीके से स्थल रूप को प्रभावित कर रही हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर आती है प्लाया। प्लाया आप लोगों ने अक्सर करके सुन रखा होगा, प्लाया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्चुअल नॉलेज है। मरुभूमि में मैदान प्लेन्स जो होते हैं ये तमाम सारे स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि प्लाया क्या है तो ये उथली जल झीलें हैं, ठीक है। ये प्लाया कभी शब्द का इस्तेमाल हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब कोई पूछ ले कल्लर भूमि क्या होती है तो हम लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे, अरे कल्लर भूमि ये कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो इसको जो है आपको लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय क्षेत्र बोलते हैं। प्लाया मैदान जिसमें लवण बहुत सारे भरे होते हैं, तो प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों उनको कहा जाता है कल्लर भूमि या फिर जो है हमारा क्षारीय क्षेत्र, ठीक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। ये देखिए ऐसे जैसे कि ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर तमाम सारे चित्र, अगर इधर की ओर हवा चल रही है और ये इधर ऐसे लूप बने हुए हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बरखान कहा जाता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी कहाँ पर बनती हैं तो आप देखेंगे रेगिस्तानी इलाकों में बनती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर जो है स्थलाकृतिक रचनाएं जो है उससे जुड़ा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप लोग प्लीज़ इसकी PDF फाइल मिलेगी, ये वीडियो तो देख करके आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर इस प्रकार के होते हैं कि इनको पूरी तरीके से तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इनको एक जो ओवरव्यू हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, जितना हाईलाइट किया जा सकता है उतना मैं कर देता हूं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं चूंकि क्लास 11 की NCERT है तो ये कोई कक्षा 6-7 वाली नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लें। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। 3 किताबें चलती हैं, अभी इसमें और भी चैप्टर हैं जो मुझे कवर करने हैं, तो वो चैप्टर को कवर करना है और साथ ही साथ में बाकी दोनों किताबें भी कवर करनी है। तो हमारी अपनी यहाँ से जो डिलीवर करने की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम यहाँ पर हल्का सा आपको इंडिकेशन ही कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखा जा सकता है। आपको इसको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा और इन चैप्टर्स के साथ में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब तो मुझे यकीन है कि आप इनको जरूर पढ़ ही रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप ऐसे भी भूगोल का नॉलेज चाहते हैं या भूगोल में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल 20-22 सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से डिसाइडिंग नेचर में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक चीज़ को हमेशा जान लीजिए कि आप अगर एक बार बड़ी किताबों की तरफ बढ़ गए, एक बार आप जो है सीधे फैक्चुअल नॉलेज की तरफ बढ़ गए तो फिर लौट करके कॉन्सेप्ट की किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके कोशिश करिए कि शुरुआत में NCERT पढ़ जाए। अदरवाइज फिर जो लोग फिर महेश बर्नवाल और माजिद हुसैन और टाटा मैगरा हिल पढ़ने लगते हैं, परीक्षा वाणी पढ़ने लगते हैं, फिर उनको लौट करके NCERT पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप की लगती हैं इस वजह से, और आप फैक्चुअल नॉलेज ले चुके होते हैं। इसलिए फैक्चुअल नॉलेज लेने से पहले NCERT पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।